3। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अब सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में। अब जैसे यहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर का कुछ कटिंग है, गवर्नमेंट साउट प्रोटेस्ट राइट ऑर्गेनाइज वर्कर। अब जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है, जैसे हमने न्यूज़पेपर में बहुत बार गवर्नमेंट का नाम सुना होगा कि जैसे उन्होंने महंगाई बढ़ा दिया है, तो इस बार इलेक्शन हो रहा है सरकार को चूज करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सरकार के लिए कुछ बोला है। तो गवर्नमेंट ने किसी कंपनी पे कोई फाइन लगा दिया है, तो कभी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया है, तो कभी किसी चीज़ का घटा दिया है। तो इस तरीके से सरकार के बारे में आपने बहुत बार जिक्र सुना होगा टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में, उस तरीके से। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये होता क्या है। So every country need a government to make decision to get thing done, and these can be decision about where to build road, school, or the how to reduce the price of onion, and when they get too expensive, or way to increase the supply of electricity. The government also take an action on the social issue. For example, it has the several program to help poor, and it does other important things such as running postal and railway service. अब सरकार क्या है, सरकार जो है कि हर देश में कोई एक किसी न किसी तरीके का सरकार चाहिए जो है वो अपना डिसीजन लेता है किस चीज़ के लिए, कि कहाँ पे हम कौन सा चीज़ करें। जैसे अगर रोड बनाना है लोगों के लिए तो कहाँ बनाएं, स्कूल बनाना है तो कहाँ बनवाएं, अगर मान लो किसी चीज़ की महंगाई बढ़ रही है तो कैसे उसका महंगाई को कंट्रोल करें, कोई भी चीज़ और भी दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है तो उसको कैसे सोल्व करें। टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी पानी की दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे सोल्व करें। और जैसे सोशल प्रॉब्लम भी, अगर मान लो कि जैसे कोई गरीबी है देश में ज़्यादा, तो गरीबों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लाते हैं, उसको कैसे हेल्प किया जाता है। लाइक फिर वो जैसे पोस्टल सर्विस, जैसे पोस्ट सर्विस चलाता है, डाक सेवा और रेलवे, ये सभी कंपनियां भी कुछ कुछ चलाती है जो सरकार के अंदर कंट्रोल में होता है, जैसे रेलवे हो गया। एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब to protecting the boundary of the country and maintaining the peaceful relation with country. It is responsible for the ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facility when there are natural disaster like the tsunami or earthquake. It is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people, and is there is a dispute of some has committed a crime, you find the people in court, and courts are also a part of the government. अब जैसे सरकार क्या है, जैसे सरकार का ये भी काम है कि अगर जो अभी एक कंट्री है तो उसके कंट्री के जो भी बाउंड्री है दूसरे कंट्री, जो इंडिया के, जैसे इंडिया है भारत की सरकार है, तो अगर भारत के खिलाफ कोई भी दूसरे कंट्री जो है, अगर कोई एनिमी है, दुश्मनी है, और वो जो इंडिया के खिलाफ कोई गलत काम कर रहा है, तो यहाँ के लोगों के बारे में कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि हमारे देश में खाने पीने का पूर्ति है या नहीं है, किसी चीज़ की कमी है या नहीं है, अच्छे हेल्थ देना। कोई नेचुरल डिजीज़, मतलब जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड जैसे चीज़ों से उसको बचाना है। सुनामी, अगर अर्थक्वेक वगैरह कुछ आए तो सरकार उसके लिए एक अच्छा सर्विस ऑर्गेनाइज करे, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करे वहाँ से, जहाँ अगर किसी इलाके में सुनामी बाढ़ आने वाले है तो वहाँ से लोगों को सेफ जगह पे पहुँचाए और उस जगह से पहुंचाए और उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था करे, अगर मेडिकल ज़रूरत है उसको भी पूरा करे। और अगर कोई क्राइम कमिट करता है देश में तो उसको कोर्ट में ले जाए, और कोर्ट भी एक तरह का सरकार की पार्ट होता है। Perhaps you are the wondering how government manage all these things and why necessary for the to do, and when human being lives and work together there need to be a some amount of organization so that decision can made. अब जैसे इतने सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं, जैसे हर तरीके का काम देखना है सरकार को, तो लगता है कि अरे इतने बड़े सारे काम कैसे सरकार खुद देख पाएगी। तो उसको हम क्या कर पाएंगे कि सरकार को उसको मैनेज करने के लिए उनके पास कोई ना कोई एक, जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा वर्क के लिए एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है, जो हर किसी को काम एक दूसरे को डिवाइड किया जाता है, उसको कमेटी
ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो सब मिलकर उसमें काम करते हैं। सरकार कोई एक आदमी या ये नहीं होता है, वो बहुत बड़ा एक सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग लाखों लोग काम कर रहे होते हैं, पूरे देश दुनिया के हर जगह पे फैले होते हैं। हर जगह से सरकारी ऑफिस है, वो भी मान लो सरकार की पार्टी है। तो इस तरीके से है कि ये the some rule has been made that the apply the everyone. For example, there is need to control the resource and protect the territory from of the country so people can feel secure, and government do this on the behalf of their people by exercising leadership and taking decision and implementing these all all द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी। अब जैसे सरकार को उसके साथ में बहुत सारे काम जैसे भी करना है, जैसे कि उसको आप जो अंदर जो भी खेती बाड़ी हो रहा है या जो कंपनी में जितने भी रिसोर्स प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है कि उसको सही से इस्तेमाल कर सके ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। और अगर किसी को कोई कमी ना हो या किसी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स आ गया और जो गरीब लोग हैं उसके पास रिसोर्स है ही नहीं, तो गरीब लोगों के पास रिसोर्स देना, अमीर से थोड़ा रिसोर्स जैसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना। अगर जैसे दूसरे कम कंट्रियों से जैसे भारत के देश को जो दुश्मनों से बचाना है उसको, ताकि लोगों को लगे कि हाँ सिक्योर है, जैसे आर्मी लोग बॉर्डर पे रहते हैं हमेशा। गवर्नमेंट डू ऑन बिहाफ द पीपल इन एक्सरसाइजिंग द लीडरशिप। अब जैसे गवर्नमेंट क्या है, वो लोगों के द्वारा ही वहाँ पे चुना गया, जैसे लोगों ही वहाँ पे उनको ने भेजा है, तो इस तरीके से वो अपना लीडरशिप दिखाए ताकि लोगों को बेनिफिट पहुँचाए। टेकिंग द डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दिस अमंग द पीपल लिविंग देयर, और उसके बारे में डिसीजन ले, लोगों के बारे में वो डिसीजन ले, फिर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे ताकि लोगों का लाइफ और बेटर हो पाए देश में। द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नाउ that the government are responsible for things so many different things, and can be you think about how manage all these. The government work in different layer, the local level, the level of the state and national level। अब जैसे गवर्नमेंट इतने सारे हैं तो सब लेवल वाइज में डिवाइड है, जैसे कैसे एक लोकल लेवल हो गया, फिर स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स योर विलेज, टाउन एंड लोकेलिटी, एंड दिस वुड मीन that which cover the entire state like the Haryana, Assam, and the national level related to entire country, the see in the map। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे अगर लोकल लेवल है तो किसी एक गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ है गांव में, या छोटा सा एक लोकेलिटी है या कोई पंचायत है, या फिर जैसे कोई एक वार्ड है, या फिर कोई म्यूनसिपैलिटी है जैसे शहर में, तो कोई एक मोहल्ला है, तो उस चीज़ में सारा चीज़ों को कैसे देखभाल किया जा रहा है, सारे सरकार की कामों को कैसे पहुंचाया जा रहा है, जो वहाँ पे वो हो गया लोकल लेवल। अब जैसे स्टेट के लेवल पे, जैसे हरियाणा, आसाम या बिहार, पंजाब, जो भी यहाँ पे पूरा एक स्टेट है, उसके अंदर में सारे चीज़ों को कैसे देखभाल किया जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल मतलब एकदम पूरा, यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, ये पूरे कंट्री की बात आ रही है, पूरे कंट्री की बात। तो ये हो गया नेशनल लेवल, जहाँ पे पूरे कंट्री में एक साथ देखते हैं। एंड लेटर यू विल अबाउट द लर्न द गवर्नमेंट एंड फंक्शन, और आगे इसमें देखना गवर्नमेंट की फंक्शन वगैरह कैसे आएगा उसके बारे में हम पढ़ पाएंगे। और उसको जैसे पूरे एकदम नेशनल लेवल को हम सेंट्रल लेवल भी बोलते हैं, वो पूरा हर किसी का ये है। अब जैसे ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैप में ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे आ गया, फिर यहाँ से किसी एक ये जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ पे एक हम इसको मध्य प्रदेश का देख सकते हैं, एमपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आंध्र, तो सभी हर चीज़ को ये देख सकते हैं। और ये जैसे फिर एक स्टेट आ गया, फिर उसको पूरे एक नेशनल लेवल पे हम ये कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ हम देख पा रहे हैं। एंड लॉ एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स द लॉ एंड everyone who live in this country has followed this. This is only the government can function, just like a government has power to make decision, and similar it
has a power to enforce the decision. For example, there is a law that the all person driving a motor vehicle must have a license, and person caught the driving without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without this law, government's power to make decision is not much use. अब जैसे सरकार के पास क्या है कि उनके पास एक पावर है कि वो अपने सरकार के लिए रूल्स रेगुलेशन या लॉ बना सकते हैं। लॉ को ही हम जैसे कोई रूल फॉलो करना है, जैसे कंट्री में लॉ है तो उसको एक रूल की तरह कि हर किसी को फॉलो करना ही है। जैसे गवर्नमेंट में एक लॉ जैसे यहाँ पे दे किया जाता है जिसको सारे चीज़ को फॉलो कर सके, तभी तो सरकार एक रूल रेगुलेशन होगा, तभी तो वो सरकार फॉलो करेगा। नहीं तो अपना मनमानी चलने लगे तो कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से वो पावर है जिसके पास उसको डिसीजन कर सके। अब जैसे एग्जांपल कि अगर कोई मोटर व्हीकल चला रहा है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर लाइसेंस के बिना कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको या तो फाइन होगा या फिर जेल हो जाएगा। उसको फाइन के तौर पे मनी भरना, पैसे की भरपाई करना पड़ेगा जो सरकार के पास जाएगा, और वो फिर वो ये जाएगा या ये तो जेल में जाएगा। अगर ऐसा ना करे तो फिर ये डिसीजन का कोई ये ही नहीं है कि उस किसी को कोई डर भय ही नहीं आएगा, जो मन में है वो करे सरकार से। इस तरह से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा तो एक इंसान के कारण किसी दूसरे को दिक्कत होगी। तो सरकार का क्या काम है, वो सबको एक साथ देखना। मान लो कोई एक गलत काम कर रहा है तो उससे और सभी को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से लॉ रूल्स रेगुलेशन सरकार बनाती है ताकि सब उसको फॉलो करे, ताकि सबको कोई दिक्कत ना हो। In addition, any action that the government can take and are also step the people can take it them feel that the particular law is not being followed. If a person feel, for example, that they were not hired for a job because they are religious or caste, he or she may approach the court or claim that law is not being followed, that the court can be give order about there should be done. अब मान लो जैसे कि कोई ऐसा लॉ बनाया गया, सरकार ने कोई ऐसा लॉ बनाया जिसमें किसी एक पार्टिकुलर आदमी को, कोई एक ऐसा लॉ बनाया जिसमें किसी को फील हो रहा है कि चलो ये ना मेरे को जात पात या फिर रिलीजन के अनुसार पे हमको अलग किया जा रहा है, तो वो आदमी क्या है कि सीधा कोर्ट में जा सकता है और वो अपने इस लॉ को क्लेम कर सकता है कि ये जो सरकार ने ये जो लॉ बनाया है ये सही नहीं है। इसमें एक जो है किसी कम्युनिटी को या फिर किसी एक कास्ट को के लिए बहुत कम ही सुविधा दिया जा रहा है, इसमें ये तो पीछे हो जाएंगे अगर इस लॉ को अप्लाई किया जाए। तो ये जो एक कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कास्ट का लोग है, एक पार्टिकुलर कास्ट का लोगों के लिए ये लॉ सही नहीं है। तो आप कोर्ट में जाके अगर ये करते हैं तो कोर्ट उस लॉ को फॉलो होने से मना कर देगी, सरकार को बोलेगी कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ऐसा लॉ बनाओ जो सभी के लिए वैलिड हो। तो इस तरीके से ऐसा भी नहीं है कि सरकार जो मर्जी में आए वो सारा लॉ बना सके। एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव द गवर्नमेंट टू दिस पावर टू मेक डिसीजन, and the answer of this question depend on the types of government there is and in the country. The democracy it in the people who live the government, who give the government the power in the election which the vote in particular person to elect them, and once elected this person from the government in a democracy the government has explained it the action and defend its decision. अब जैसे मान लो कि कैसे कौन सा मान लो अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे मान लो इंडिया का एग्जांपल है, तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पे उसको पावर का सोर्स जो है पीपल से मिलता है। पीपल कैसे मान लो कि जैसे अगर इलेक्शन में है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है एक सर्टेन टाइम में, जैसे इंडिया में 5 सालों पे हो रहा है, तो सब लोग जाके उसको वोट करते हैं। अब वोट करने के बाद जो इलेक्शन में वो जीते, उन लोगों पास लोगों ने उनको पावर दिया है कि आप जाओ और मेरे लिए ये सरकार चलाओ और हम आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का ये देते हैं, पावर देते हैं। तो लोगों ने सब मिलके इकट्ठा उसको, जो आदमी वहाँ से जीत के जाता है वो सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो लोगों का आदमी है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये हम लोग की सरकार है।
The another form of government is monarchy. The monarch, the king, queen, has power to make decision and run the government. The monarch have the small group of people and discuss the matter with but the final decision making power is remains with the monarch, and unlike the democracy, the king and queen do not have explained their action or defend the decision to take. अब जैसे वहाँ पे लोगों ने चुन के भेजा था, तो सरकार ने जो भी पॉलिसी बना रहा है, कोई भी लॉ बना रहा है, तो उसको लोगों के पास समझाना पड़ेगा कि क्योंकि उसका पावर मिला है लोगों से, तो लोगों को ऐसा समझाना पड़ेगा कि मैंने ये लॉ क्यों बनाया है, ये रूल क्यों बनाया है, अगर ये रूल बनाया भी है तो कितना इम्प्लीमेंट हो पाया या नहीं हो पाया, फॉलो हो रहा है या नहीं हो पा रहा। अब वो अगर उस तरह से एक और सरकार का फॉर्म होता है जैसे मोनार्की, जिसे मोनार्की में कोई एक किंग और कोई या तो क्वीन होता है या राजा या रानी है जो एक पूरे कंट्री का हेड है और उसके पास सारा पावर है उसको बनाने का और वो सारे सरकार चलाएगा। कैसे चलाएगा? उसके पास एक ग्रुप होता है छोटा सा जिसमें वो लोगों के साथ डिस्कस करता है कि क्या क्या मैटर है और उसके बाद वो डिस्कस करेगा लोगों से, लेकिन उसका जो डिस्कस करने के बाद जो डिसीजन लेने का है वो या तो राजा या रानी ही लेगी। उसका जो भी डिस्कशन में आए, जो उसके मन हो, वो जो उसके हिसाब से सही लगे वही डिसीजन ले, वो सबको मानना पड़ेगा। और यहाँ पे डेमोक्रेसी के जैसा किंग और क्वीन से कोई क्वेश्चन या उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये एक्शन क्यों लिया, उसको लगा कि ये अच्छा है, मैं राजा हूँ यहाँ का, तो वैसी तरह से मैं ही सारा डिसीजन ले सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया मोनार्की। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि उसको एक्सप्लेन करना है लोगों के सामने, क्योंकि पावर उसको लोगों ने दिया है। और यहाँ मोनार्की फॉर्म में क्या है कि उसके किंग और क्वीन जो भी है, उसके बाद उसके जनरेशन का ही कोई किंग क्वीन बनेगा, उसके फैमिली का ही बनेगा, तो इसको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। India is a democracy, and this achieve is a result of long eventful struggle. And India, there is other place, the world where the people have also struggled, have democracy. You know, you now know the main feature of democracy is that the people have power to elect their leader, and so in the sense of democracy is ruled by the people and basis the idea the people rule themselves and participating the making। अब जैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या है कि इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक अचीवमेंट कर चुका है, जैसे कि उसने एक बड़े लंबे दौर देख चुका है, जैसे लगभग आज से 78 ईयर हो चुका है कि हम डेमोक्रेसी को चला रहे हैं। तो हमने बहुत स्ट्रगल करने के बाद जैसे इंडिया पीपल खुद ने एक ब्रिटिश से आज़ाद किया, उसके बाद हम डेमोक्रेसी बने जो बना, ऐसे करके डेमोक्रेसी हम अपने खुद को दिया। और जो डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल को मानता है जो उसमें है कि खुद पीपल इलेक्ट किए अपने लीडर को और वो खुद से ही डेमोक्रेसी के नाम पे खुद अपने आप को रूल कर रहे हैं। जैसे हमने वोट किया और फिर वो जो रूल जिसको बना के भेजा वहाँ पे लॉ बनाने के लिए, वो हम ही लोग के लिए लॉ बना रहा है, तो हम सेल्फ रूल कर रहे हैं। मान लो कि लोगों के द्वारा लोगों पे शासन, जैसे पूरा लोग मिलके ही किसी को भेजा और वही लोग हम पे शासन कर रहे हैं। तो जैसे जो पीपल जो जाता है, जैसे हमारे जो पीएम सीएम होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के चुने हुए ही प्रतिनिधित्व होते हैं, तो उनको वो खुद हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। अगर वो कोई ऐसा रूल्स बनाए जो अच्छा ना हो लोगों के लिए, तो हम लोग उसे अगले इलेक्शन में उसे चेंज कर सकते हैं। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द रिप्रेजेंटेटिव democracy. In the representative democracy, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. This representative meet and make decision for the entire population. This the government cannot call itself a democratic unless it allow what is known as the universal adult franchise. It means all adult in the country are allowed to vote. अब जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जैसे पहले क्या होता था कि वहाँ पे पहले सब लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किया जा गया, वो रिप्रेजेंटेटिव है और उसको एक बना दिया गया कि चलो तो आप हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, नोट द पार्टिसिपेट डायरेक्टरी।
अब वो लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, कुछ लोगों के द्वारा चुन के उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि तुम देश चलाओ। लेकिन अब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस, जैसे इलेक्शन होता है हर 5 सालों पे, और इस रिप्रेजेंटेटिव में सब लोग मिलते हैं, मिलके एक डिसीजन बनाते हैं और पूरे पॉपुलेशन को वोट करने का अधिकार है। अब इस चीज़ को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, जो हर 18 साल से ज़्यादा जो भी एडल्ट है उसको देश में वोट करने का अधिकार है। जो वोट करने का अधिकार है उसी चीज़ को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोल दिए। और ये लोग इलेक्शन में वोट करते हैं और ये सब मिलके सारे अडल्ट से लेके बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग आते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये वोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से। बट इट was not always like this. Can you believe that there was a time when the government did not allow a woman and poor to participate in election? अब ऐसा नहीं कि ऐसा हमेशा था कि हर किसी को वोट करने का अलाउड था। कुछ दिन पहले तक ऐसा कुछ था कि कुछ सालों पहले जैसे वुमेन्स और पुअर्स लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। जैसे जो पढ़े लिखे थे या अमीर लोग थे उन्हीं लोग वही लोग वोट कर सकते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव वाले डेमोक्रेसी में वो रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसा था। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अलाउ द ओनली द मेन हु ओन द प्रॉपर्टी वर एजुकेटेड। जैसे पहले जो मेन लोग हैं जिसके पास जमीन जायदाद है या तो वो पढ़ा लिखा है तभी वोट कर सकता है। दिस मेंट दैट वुमेन एंड पुअर प्रॉपर्टीलेस एंड अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट इन द कंट्री। द government and by the rule and regulation these few men are made। अब जैसे इसमें तो ऐसा कुछ ही लोग हैं जो वोट कर पाएंगे, जैसे अमीर लोग तो बहुत कम ही थे और जो पढ़े लिखे भी बहुत कम थे। आज से लगभग मान लो कि आज से बहुत पहले जब कंट्री आज़ाद भी नहीं था उस टाइम, तो उस तरीके से क्या था कि हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं था, वो रिप्रेजेंटेटिव था जैसे कुछ लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है जो कि अगर जब से ये करने लगे, जब 18 साल से ज़्यादा सभी लोग एडल्ट वोट दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कर रहे हैं। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंट ओनली द स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। अब मान लो कि आज से इंडिपेंडेंस से पहले, मान लो 1947 से पहले बहुत कुछ ही लोग को वोट करने का अधिकार था, लेकिन सारे माइनॉरिटीज़ थे वो वोट नहीं कर पाते थे, and therefore came together and determined the fate of majority. The several people including Gandhiji were shocked at the unfairness and this practice of demanded the all adult have the right to vote and this is known as universal adult franchises। अब मान लो आज़ादी से पहले क्या थी कि कुछ ही लोग को वोट करने का अधिकार था, सभी जो माइनॉरिटी ग्रुप था उन लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था, जैसे वुमेन्स लोग हो गए या पुअर लोग हो गए, दलित लोग हो गए। तो गांधी जी उसके बारे में बोले कि नहीं, ये तो मेजोरिटी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है, ये तो मेजोरिटी का रोट है ही नहीं, ये तो फेट है, ये तो झूठा है, इसमें मेजोरिटी है कहाँ, ज़्यादातर लोग तो वोट करते ही नहीं है, ये गलत बात है, अनफेयर है उन लोगों के साथ जो वोट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है कि सभी जो भी एडल्ट लोग हैं, जो भी सब 18 साल से ऊपर के हैं, उन लोगों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। उस चीज़ को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोल दिए। एंड द राइटिंग इन द जर्नल ऑफ यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड आई कैन नॉट पॉसिबली एंड bear the idea that the man who has got and wealth should have vote, but that a man who got character but not the wealth or literacy should have no vote, and that man who worked honestly but sweet and his borrowed days in day out should not have to vote, and it's a crime being a poor man। अब जैसे मान लो कि कुछ ही लोग हैं जैसे जो इसके पास, उन्होंने अपने यंग इंडिया करके एक जर्नल में लिखा था, जिसे गांधी जी लिखा करते थे कि ये तो कोई है ही नहीं, जैसे ये कोई आइडिया के बारे में कि जो लोग पढ़ा लिखा है और उसके बाद अमीर है वही लोग सिर्फ वोट करे, और जो गरीब लोग हैं या जो हमेशा जो काम कर रहा है दिन भर धूप में और जो ईमानदारी से काम कर रहा है उस लोग के तो कुछ काम दिया ही नहीं जा रहा है, बस स्वीट के मिठाई की तरह उनको बोला जा रहा है कि हाँ आप काम करो, और पुअर लोगों पे तो ये तो क्राइम हुआ। इस तरीके से गांधी जी ने वो सारे चीज़ों को इंक्लूड करके लिखा था कि राइट टू वोट सबको होना चाहिए, देना चाहिए। अब ये
हम ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स दिया है उसमें हम देख सकते हैं दिस now where in the world wide have the governments and willingly shared the power all over the Europe, USA, women and poor have had to fight the participation in the government। अब जैसे लगभग हर जगह पे कहीं भी ऐसा वर्ल्ड में नहीं था कि लोगों के द्वारा बिलिंगली शेयर किया गया था, कि सरकार ने खुद से वोट दिया कि लोगों को वोट देने का अधिकार दे। अब जैसे कि यूरोप हो गया या यूएसए में हो गया, तो वहाँ की औरतों लोगों ने प्रोटेस्ट किया और पुअर लोगों ने तब उनको जाके वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तब वो जाके सरकार को चुन पाते हैं। एंड द वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट द स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जैसे वुमेन्स लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट एंड एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स द राइट टू वोट। सफरेज मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। द वुमेन सफरेज मूवमेंट कब हुआ? जब 1948 में, जब लगभग 1946 के टाइम में, 45 के टाइम में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस टाइम औरतों लोग का डिमांड होना शुरू हुआ, जैसे यूएस में और यूरोप में, कि हमें भी वोट होना देने का अधिकार होना चाहिए। उससे पहले वहाँ भी औरतों लोग को वोट करने का अधिकार नहीं था। ड्यूरिंग द वॉर द मेनी मैन were away the fighting, and because of this women are called upon do work that the earlier considered the man works, and many women began the organizing and managing the different kind of work। When the people saw, they wonder why they had created so many unfair stereotypes and about the woman, and so capable of the doing so began the scene and being the equal capable of making decision। अब उसके बाद जैसे वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, ख़त्म हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे मरे उन लोगों के कंट्री में, जैसे यूरोप में। तो उस घर में जो औरतें बचे, तो वो लोग जो भी मेन काम कर रहे थे वो सारे काम औरतों को करना शुरू किया। उसके बाद से क्या आया कि लोगों के फिर ये समाज में आया कि हम लोगों ने जो स्टीरियोटाइप बना रखा था वो गलत बात है, क्योंकि लोग तो हर ये औरतें भी वो सब काम करने में सक्षम है जो आदमी लोग कर सकते हैं, और सब करने भी लग गए थे। द सफरेज गेटर एंड डिमांड द राइट टू वोट ऑफ वुमेन इज गेट देयर डिमांड एंड हेयर्ड बाय द and candidate themselves रैली एंड रिपब्लिक एट पब्लिक प्लेस। अब वो लोग वोट के लिए सब पब्लिक प्लेस पे जा के बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेनी सरफ्रेज गेट इन प्रिजेंट एंड वेंट एंड हंगर स्ट्राइक। बहुत लोग जेल भी गए और वहाँ पे भूख हड़ताल करने लगे। तो फिर भी उन्होंने, जैसे अमेरिकन वोमेन गॉट देयर राइट इन वोमेन इन 1920। अब जैसे 1920 में अमेरिकन लोगों ने मिला, और अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम का ही बात हो रहा है। अब 1928 में यूरोप में जाकर मिला। तो इस तरीके से है कि पहले वहाँ पे इलेक्शन होते थे, लेकिन वहाँ भी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू।